नमस्कार दोस्तों आज मैं बात करने आया हूं ऐसे स्टूडेंट्स के बारे में जो स्टूडेंट काफी मेहनत करने के बावजूद भी किसी कंपटीशन एग्जाम को पास नहीं कर पाते, जिनका सिलेक्शन अभी तक नहीं हुआ और उन्हें बहुत लंबा समय हो गया है तैयारी करते करते, या वो तैयारी करना स्टार्ट करना चाहते हैं और एक डर उनके मन में है कि हम तैयारी करें भी लेकिन सफलता प्राप्त करने के लिए इतनी मेहनत कौन करेगा। आज मैं विस्तार से बात करूंगा ऐसे टॉपिक्स के ऊपर जो आपकी तैयारी को बहुत इंप्रूव कर सकते हैं। देखिएगा, बहुत छोटी छोटी बातें होती है, यदि आप उन्हें नहीं जानते तो आपकी जो मेहनत है वो आपको सफल बनाने के लिए सफिशिएंट नहीं होती। देखिएगा दोस्तों, मैंने बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स को देखा है, पढ़ने में बहुत ज़्यादा अच्छे होते हैं लेकिन उनका सिलेक्शन नहीं हो पाता। मैंने उसके पीछे का कारण जानना चाहा और मैंने पाया कि कुछ स्टूडेंट्स का पढ़ने का जो मेथड होता है वो बहुत अच्छा नहीं होता, बशर्ते वो तैयारी बहुत अच्छी करते हैं, मेहनत बहुत ज़्यादा करते हैं, सिलेबस को भी बहुत ज़्यादा पढ़ते हैं, लेकिन कुछ उनकी प्लानिंग में क्या कमी रह जाती है, उनके कॉन्फिडेंस में क्या कमी रह जाती है, उस बारे में मैं आज बात करने आया हूं कि आप अपनी तैयारी को कैसे इंप्रूव कर सकते हैं। क्योंकि आप सभी लोग जानते हैं कि कोई भी कंपटीशन है, यदि उसमें अगर 1000 वैकेंसी है जिन पर आप कंपीट करना चाहते हो, लेकिन उस कंपटीशन में बैठने वाले स्टूडेंट की संख्या 1 से 1.5 लाख नॉर्मल कंडीशन में होती है, तो आपको पता है कि एक सीट को पाने के लिए आपको 100 से 150 बच्चों के बीच एक कंपटीशन देना होता है जिसमें से आप एक का सिलेक्शन होता है। ठीक है, तो कौन सी ऐसी कंडीशंस है जो आपकी बहुत ज्यादा मेहनत करने के बाद भी आपके असफलता का कारण बन जाती है। देखिएगा दोस्तों, आज जो मैं बात करने आया हूं वो किस हैसियत से मैं यह बात आपको बता रहा हूं, सबसे पहले मैं उस पर चर्चा करना चाहता हूं। मैं 2016 में कंपटीशन एग्जाम की तैयारी करने के लिए आया था। 2017 में सेंट्रल लेवल की मैंने एक वैकेंसी आई जिसमें मैंने सिलेक्शन लिया। उसके बाद स्टेट लेवल में 2018 में मेरा सिलेक्शन हुआ जिसमें मैंने जॉब को ज्वाइन किया। उसके बाद 2021 और 2023 में मैंने 2 कंपटीशन एग्जाम्स को निकाला। रिसेंट मैंने गेट 2024 को भी क्वालिफाई किया। कैसे मैं अभी तक भी 6-7 साल मुझे जॉब करते हो गए लेकिन मैं अभी भी पढ़ाई के टच में कैसे रह पाया हूं, कैसे अपने को रखा है, या मैंने अपने कॉन्सेप्ट्स को कैसे क्लियर किया उस टाइम पर, वो सभी अनुभव जो मैंने अभी तक प्राप्त किए वो साझा करने के लिए मैं आया हूं आपके साथ। देखिएगा, सबसे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप इस वीडियो को अंत तक देखें और आप इस चैनल के साथ भी जुड़ जाएं, जिससे कि इस संबंध में जो भी वीडियो मैं डालता हूं आपको मिलती रहे। चलिएगा, आज मैं बात करता हूं इस अहम टॉपिक के ऊपर। देखिएगा दोस्तों, मैंने आपकी सहूलियत के हिसाब से कुछ स्लाइड्स बनाया है जिसमें मैं आपको टॉपिक वाइज बताऊंगा कि आपको अपनी तैयारी का जो मैनेजमेंट है वो कैसे तैयार करना है। देखिएगा दोस्तों, सबसे बड़ी बात होती है आपका जो स्टडी शेड्यूल होता है, आप उसको कैसे मैनेज करें। अधिकतर स्टूडेंट क्या करते हैं, क्लास 1 से लेकर जहां तक आप पढ़े हो वहां तक जो शेड्यूल आप तैयार करते हो वो टाइम वाइज, घंटे वाइज अपना स्टडी शेड्यूल तैयार करते हो। जैसा कि एग्जांपल के तौर पे मैं बताता हूं, आप सभी ने हजारों बार बनाया होगा लेकिन एक बार एग्जांपल के तौर से मैं बताना चाहूंगा मैं किस बारे में बात कर रहा हूं। देखिएगा, जैसे आप सभी लोग दिन में 24 घंटे होते हैं, उसको अपने हिसाब से मैनेज करते हो। जैसे कि एक तरफ टाइम रखते हो आप और एक तरफ अपनी एक्टिविटी, इन दो के बीच आप एक रिलेशन बनाते हो जिसमें आप कुछ इस प्रकार से 8 से लेकर 10 तक का समय मेरा स्टडी का होगा, 10 से लेकर 12 तक रेस्ट होगा, एंड जो भी आप लंच या ब्रेकफास्ट जो भी करना चाहे वो। उसके बाद आप इसी प्रकार 12 से 2 बजे तक का फिर स्टडी का समय, 2 से 4 तक रेस्ट, या फिर
जो भी आपका 4 से 7 तक, 7 से और कुछ इस प्रकार का आपने स्टडी शेड्यूल अभी तक आपने बनाया है, आप सभी इससे रिलेट कर सकते हो। तो जैसा कि मैंने ये देखा, आपने 2 घंटे यहां पे, 2 घंटे यहां पे और 3 घंटे यहां पे, तो आपने लगभग 7-8 घंटे स्टडी के लिए आपने रिजर्व किए अपने स्टडी शेड्यूल के अंदर। इसमें गड़बड़ क्या है, दिक्कत कहां होती है अधिकतर स्टूडेंट्स को? देखिएगा, आपने क्या किया, आपके पास एक दिन में 24 घंटे हैं, उसमें से आपने 7 से 8 घंटे रिजर्व किए स्टडी के लिए, और आप देखते हो कि मैं 7 से 8 घंटे स्टडी करूंगा इस टाइम टेबल के अकॉर्डिंग। बट होता क्या है कि आपने 24 में से 7 घंटे निकालकर जो 17 घंटे बचे वो आपने दिन में से निकाल लिए जिसमें आप स्टडी नहीं करोगे। इससे क्या हुआ, आपका जो इतना बड़ा दिन है जिसमें 24 घंटे थे, उसमें से आपके अब 7 ही घंटे बचे। अब उन 7-8 घंटों में से यदि आपकी कोई इमरजेंसी आ जाए, अधिकतर आती ही है, इमरजेंसी आ जाए तो आप उस काम को पहले करोगे। आपके पास 7 में से 3-4 घंटे उधर खर्च हुए, 2-3 घंटे बचे, 2-3 घंटे आपने स्टडी को दिए। अब उन 2-3 घंटों में से जो आपने इफेक्टिव पढ़ाई जो आपको करनी थी, क्योंकि आपके पास तो ऑलरेडी इतना बड़ा बर्डन हो गया कि 7 घंटे मुझे पढ़ना था, लेकिन मेरे पास तो 3 ही घंटे हैं, तो 3 घंटे में आप अच्छे से स्टडी नहीं कर पाओगे, आपका दिमाग बहुत ज्यादा प्रेशर में होगा। इसी प्रकार 2 दिन करोगे, 3 दिन करोगे, आपके पास सिलेबस बहुत ज्यादा बच जाता है, लेकिन आप स्टडी नहीं कर पाते हो क्योंकि पिछले दिनों का भी आपके पास प्रेशर है। इसी प्रकार आपके लिए जो आपने स्टडी शेड्यूल बनाया, जो मैनेजमेंट बनाया, वो बिल्कुल फेल हो जाता है। तो मेरे हिसाब से आपका जो स्टडी शेड्यूल होना चाहिए वो किस प्रकार होना चाहिए। साथ ही मैं यह भी बता दूं कि किसी भी स्टडी को करने के लिए उसकी जो प्री प्लानिंग होती है वो बहुत महत्वपूर्ण चीज होती है। आप यदि इसको अपने जीवन में अप्लाई करते हो तो आप इसका महत्व तब जानोगे। आप कितने भी अच्छे पढ़ने में होशियार हो, यदि आपका मैनेजमेंट, आपकी प्लानिंग बहुत अच्छी नहीं है, तो आप अपने आप को बहुत ज्यादा सफल व्यक्ति या स्टूडेंट महसूस मत कीजिएगा, क्योंकि एक बेहतर मैनेजमेंट आपकी सफलता के पीछे बहुत ज्यादा रेस्पॉन्स दिखाता है। ठीक है, देखिएगा, आपको जो स्टडी शेड्यूल है वो किस प्रकार बनाना है। आपको अपना स्टडी शेड्यूल जो है टॉपिक वाइज बनाना है। आपके पास एक दिन के 24 घंटे हैं, उन 24 घंटे में से आपने अपने जो आपका पर्टिकुलर एग्जाम का सिलेबस है उसके टॉपिक वाइज आपने उसको तोड़ लिया। अब उसमें से आपने एक महीने का, शुरुआत में 1 महीने का अपना शेड्यूल बनाया जिसमें आपने टॉपिक वाइज सभी चीजों को रखा जिससे आपका इजीली पूरा सिलेबस कवर हो सके। जो भी आपका 1 महीने के अंदर जो भी टॉपिक्स आते हैं उनको डे वाइज क्लासिफाई कर लीजिएगा। अब आपने जो टॉपिक एक दिन के लिए दिया उसमें आपको जब भी समय मिलेगा सबसे पहले आपका काम होगा उसे खत्म करना। उसके बाद जो भी काम आते हैं आपके उस तब करोगे। सबसे पहले आप अपने जो आपने घंटे रिजर्व करे थे वो अभी नहीं किए, आपका सबसे पहले प्रायोरिटी पर काम है आपकी स्टडी। यदि आप इस प्रकार करते हो, एक टॉपिक वाइज अपना एक स्टडी शेड्यूल बनाते हो, यदि आप नहीं बनाना जानते तो कोई भी एग्जाम्पल के तौर पर मैं एक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा कि आप कैसे एक टॉपिक वाइज अपना स्टडी शेड्यूल बनाए। उस प्रकार यदि आप बनाते हो तो आप देखना कि आपकी साथ साथ प्रोग्रेस भी चलती रहेगी और आपका जो सिलेबस है वो भी खत्म होता रहेगा, दिमाग पे प्रेशर नहीं पड़ेगा और आपकी तैयारी बहुत अच्छे से चलती रहेगी। यदि आप इस चीज को अप्लाई करते हो तो आपके जो स्टडी है उसमें बहुत ज्यादा इंप्रूवमेंट होगा। ठीक है, साथ ही कोई भी अपना जितना भी आपने सिलेबस आप बनाओगे उसको आपको एग्जाम से पहले मिनिमम 10 बार तो रिवाइज करना ही करना है। आप जितनी ज्यादा रिवाइज करोगे उतना ही ज्यादा वो आपके कंसेप्ट क्लियर होंगे और आपके दिमाग में सेटल होगा। यदि आपके दिमाग में कोई चीज बिल्कुल अच्छे से सेटल हो जाती है तभी आप उसको समझिएगा कि मैं इस एग्जाम में बैठ के लिख पाऊंगा, क्योंकि दिमाग जो होता है एग्जाम टाइम पर वो बहुत ज्यादा उसकी एफिशिएंसी कम हो जाती है, सोचने की क्षमता कम हो जाती है, क्योंकि उसके ऊपर बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा बर्डन पड़ा होता है। क्योंकि एग्जाम में बैठे हो, समय लिमिटेड है और इतने सारे क्वेश्चन भी करने हैं
और बहुत सारा सिलेबस आपके दिमाग में गूंजता रहता है, तो आप बहुत ज़्यादा गलतियां कर सकते हो। ये जो गलतियां होती है ये इसीलिए होती है कि आपकी बहुत कम प्रैक्टिस होती है, आपने बार बार प्रैक्टिस नहीं किया, आपने बहुत वाइड तो पढ़ा लेकिन आपने उसे बार बार प्रैक्टिस में नहीं लाया, इसीलिए आप बहुत ज़्यादा अच्छे स्टूडेंट होने के बावजूद भी फेल होते हो एग्जाम में। इसके पीछे का सबसे बड़ा कारण यह होता है। तो आप किसी भी जो स्टडी शेड्यूल होगा उसे अपना टॉपिक वाइज बनाएंगे, जो भी आपका टोटल सिलेबस होगा उसे आप 10 बार कम से कम रिवाइज करेंगे। तीसरे नंबर पर बात आ जाती है कि बहुत ज्यादा जो आपके वीक सब्जेक्ट है उन्हें आइडेंटिफाई करना एक बहुत बड़ी चुनौती होती है आपके लिए, क्योंकि आपका जो दिमाग होता है ना, दिमाग क्या करता है, जो हार्ड होता है हमारे दिमाग के लिए उसे वो अवॉइड करता है, उसे वो छोड़ता है। क्यों? क्या दिमाग हमारा चाहता है कि जो आसान हो उसे हम पढ़ते रहे और जो बहुत ज्यादा हार्ड है उसे हम बाद के लिए छोड़ते रहते हैं। लेकिन आपको बाद के लिए कुछ नहीं छोड़ना, जो हार्ड है उसे सबसे पहले निपटाओ और उसे अपने ऐसा रूटीन में लाओ कि आपके लिए वो भी इजी हो जाए और आपका ऑल जो सिलेबस होगा, टोटल सिलेबस जो होगा वो आपके बिल्कुल टिप्स पे हो। तभी आप अपनी तैयारी को बहुत बेहतर समझिएगा, क्योंकि कंपटीशन बहुत ज्यादा है। आप जानते हो कि एक सीट पर बहुत ज्यादा बच्चे अभी प्रतिस्पर्धा में है और बहुत बड़ा कंपटीशन है। दूसरे नंबर पे जो मैंने टॉपिक आपके लिए तैयार किया, स्टडी विद इमेजिनेशन। देखिएगा, जो आप तैयारी करते हो उसे एक पल के लिए भी ऐसा मत सोचिए कि बहुत हल्की बात है, क्योंकि आपकी जो स्टडी है ना, वो बहुत ज्यादा रोल प्ले करती है आपके एग्जामिनेशन वाले दिन। क्योंकि आपके दिमाग में जो चीज सेटल है, आपने जो होती देखी है, जिसको प्रैक्टिकली देखा है, वो चीज आपके दिमाग में अधिक याद रहती है, और जिसको आपने रीडिंग किया है या मतलब बस वैसे ही पढ़ के याद कर रखा है किसी भी हिसाब से, वो ज्यादा आपके दिमाग में नहीं वहां पर याद रहती। तो मेरा जो मानना है कि कोई भी जो स्टडी है उसको आप इमेजिनेशन के साथ कीजिएगा। इमेजिनेशन कैसा? देखिएगा, जो चीज आपके रोजमर्रा की जिंदगी में होती है, तो आप अगर उसे सोचोगे, जैसे कि मैं कहूं आपको कि आप साइकिल चला करके दिखाओ, तो आपके दिमाग में चल रहा है कि मैं साइकिल कैसे चलाता हूं, क्योंकि आपको उसका पूरा मैकेनिज्म पता है, आपने हजारों बार उसे चलाया, तो आपके दिमाग में एक इमेज बनती दिखेगी। और कोई भी ऐसी चीज है जिस पे आपने काम नहीं किया, जिससे आप नहीं जानते हो, जिसकी आपने कल्पना नहीं की, उस चीज को आप दिमाग में नहीं ला सकते। यदि आप उस चीज को भी, जो बहुत आपके लिए डिफिकल्ट है, उसकी भी आप अपने दिमाग में इमेज बनाओ, उसके कंसेप्ट तैयार करो, तो वो आपके दिमाग में अधिक समय के लिए सेटल रहेगी और आपकी जो एग्जामिनेशन वाले दिन आपको बहुत जल्दी से याद आ जाएगी और आपकी जो गलतियां हैं उनको बहुत ज्यादा मिनिमाइज करेगी। तो किसी भी स्टडी का मेन रूल जो होता है, स्टडी विथ इमेजिनेशन, इमेजिनेशन के साथ आपको पढ़ना चाहिए। उसके बाद एक टॉपिक, महत्वपूर्ण टॉपिक है ओवरबर्डन। बहुत सारे स्टूडेंट्स मैंने देखे हैं वो बहुत ज्यादा अपने आप को बहुत ज्यादा पुश करते हैं बिगिनर के समय, या उन्होंने बहुत ज्यादा लंबे समय से तैयारी नहीं की और वो बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा मोटिवेटेड होकर तैयारी में कूद जाते हैं। उन्हें सबसे बड़ी दिक्कत क्या आती है, वो एक दिन बैठेंगे 6 से 8 घंटे पढ़ना स्टार्ट करेंगे, शुरू के दिन वो पढ़ेंगे, लेकिन नेक्स्ट डे उनकी आदत नहीं होती, उनकी हैबिट नहीं होती, वो नेक्स्ट डे उसे कंटिन्यू नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि 8 घंटे की आपको अभी प्रैक्टिस नहीं है और आप क्या है, मोटिवेटेड होकर, एक्स्ट्रा मोटिवेटेड होकर उस चीज को अपने को पुश करते हो 8 घंटे बैठने के लिए, लेकिन वो आप करोगे एक दिन, दोबारा आप नहीं करोगे। मेरा ऐसा मानना है कि कोई भी स्टडी हो या कोई भी आपका काम हो, उसको ग्रेजुअली बढ़ाओ, थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे करके। पहले 2 घंटे पढ़ो, फिर आधा आधा घंटा बढ़ाते जाओ। लगभग 20 से 25 दिन लगे आपको कि आप फुल रूटीन में आओ, अपनी 8-10 घंटे की स्टडी पे बिल्कुल बैठ पाओ, उसे तैयार कर पाओ। एकदम से आपको नहीं करना है, क्योंकि आप डिमोटिवेट जल्दी हो सकते हो। यदि आपको बहुत लंबा चलना है, लंबी रेस का घोड़ा बनना है, तो आपको धीरे धीरे बढ़ना होगा और धीरे धीरे आप यदि बढ़ोगे तो आप लंबी कूद लगा सकते हो, लंबी छलांग लगा सकते हो। उसके बाद मैंने जो टॉपिक आपके लिए तैयार किया, कॉन्फिडेंस, एक महत्वपूर्ण चीज है कि जिस बच्चे के अंदर जरा सी भी निगेटिविटी आई उसका सिलेक्शन नहीं होना। लिखित में देता हूं, यदि आपके अंदर 0.01% भी निगेटिव बात आ गई, किसी भी तैयारी की जर्नी में आपको कहीं भी यदि ऐसा लगता है कि मेरा शायद सिलेक्शन इसमें नहीं होगा या मेरा सिलेक्शन 99% हो सकता है, यदि आपको 1% भी अपने पर विश्वास नहीं है तो आपका सिलेक्शन नहीं होगा। आपको 100 से भी बढ़कर 120% यह सोचना चाहिए कि मेरा सिलेक्शन इसमें 100% होगा। 24 घंटे मंत्र की तरह इसे दिमाग में
निकालते रहो कि मेरा सिलेक्शन इसमें होगा और होगा। इससे आपकी जो एटमोस्फेयर है वो बहुत पॉजिटिव बनेगा और आप बहुत इजीली अपने टारगेट के पास पहुंच सकते हो। मेरे ख्याल से आप बिल्कुल भी निगेटिविटी अपने दिमाग में मत लाइएगा। मुझे भी इस चीज़ का मैंने भी बहुत अनुभव किया। मैंने अपनी लाइफ में देखा कि मैं किसी एक पर्टिकुलर एग्जाम में जो मैंने अनुभव किया कि मैं उसमें मेरी तैयारी थोड़ी कम थी और एग्जामिनेशन हॉल में जाने से पहले मुझे थोड़ा सा निगेटिव थॉट आया कि इसमें बहुत कम वैकेंसी है, कैसे होगा। उस एग्जाम में मात्र 2 मार्क्स से मेरा सिलेक्शन रुक गया था। लेकिन एक एग्जाम जिसमें मेरे स्टेट में मात्र 5 वैकेंसी थी जिन पर मैं फाइट करने के लिए कैपेबल था, उसमें से मैंने सिलेक्शन अपना लिया क्योंकि मैं उस दिन बहुत ज़्यादा पॉजिटिव था। मुझे पता था कि मुझे इस कंडीशन, किसी भी कंडीशन में इस वाली वैकेंसी पर मुझे नंबर लाना है, चाहे वैकेंसी 1 हो चाहे कितनी भी हो। तो कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा मायने रखता है आपकी स्टडी में। मेरा जो अनुभव है वो आपके लिए समर्पित। यदि आप ऐसा सोचते हो तो आप जरूर ही कामयाब होंगे। उसके बाद एक महत्वपूर्ण बात है, लास्ट मंथ की जो स्टडी है आप उसे कैसे मैनेज करते हो। देखिएगा, अक्सर क्या होता है, बच्चे जो सिलेबस है उसे पूरा कवर नहीं करते समय तक, उसे आप टालते रहते हो, जब लास्ट मंथ के लिए छोड़ देते हो। आपको ऐसा कभी नहीं करना। लास्ट मंथ यदि आपका एग्जाम नज़दीक है तो आपको कुछ भी नया नहीं पढ़ना है, क्योंकि यदि आप नया पढ़ने की तरफ जाते हो तो आपके दिमाग में उसे सेटल होने में बहुत ज़्यादा समय लगता है और आप एग्ज़ाम के दिनों तक उसे याद नहीं कर पाते। आपका कॉन्फिडेंस लूज हो सकता है और आप उस जितनी आपकी जो तैयारी है उसमें लूज हो जाओगे, कहीं ना कहीं आपको असफलता मिल सकती है। इसीलिए मेरा आपको सजेशन है कि लास्ट मंथ के लिए कोई भी नया टॉपिक बिल्कुल भी बचा कर ना रखे, समय से पहले उसे बिल्कुल फिनिश कर दे। और एग्जाम का जो लास्ट मंथ होता है उसमें आपको प्रत्येक दिन एक, या तो लास्ट ईयर का कोई एग्जामिनेशन जो पिछले सालों में हुआ हो, या फिर मॉक टेस्ट आप रेगुलर लगाए और अपना लेवल जरूर चेक करते रहे कि मेरा अभी लेवल क्या है, मेरे मार्क्स कितने आ रहे हो और एग्जाम में मुझे कितने मार्क्स लाने की रिक्वायरमेंट है। यदि आप ऐसा करते रहोगे, डेली एक टेस्ट लगाओगे, उससे आपका जो एग्जामिनेशन हॉल में आप जो टाइम का मैनेजमेंट करते हो वो बहुत अच्छे से कर सकते हो, क्योंकि समय बहुत कम होता है, क्वेश्चन नंबर ऑफ क्वेश्चन बहुत ज्यादा होता है। एक क्वेश्चन को करने में 30 सेकंड 50 सेकंड के बीच का ही समय मिलता है, जो बहुत ज्यादा कम होता है। इसके लिए आपको उस एग्जामिनेशन हॉल से पहले बहुत सारे एग्जामों को टेस्ट करके देखना पड़ेगा, ताकि आप एग्जामिनेशन हॉल में कोई ऐसी गलती ना कर दो जिससे आपका टाइम मैनेजमेंट ना हो या आपका सारा एग्जाम पड़ा हुआ हो और अब टाइम की वजह से उस एग्जाम में रह जाओ। इसीलिए आपको प्रत्येक एग्जाम से पहले 1 महीना पहले बहुत सारे टेस्ट सीरीज उसके लगा लेने चाहिए। ये बात बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। जो मैंने की पॉइंट्स आपको इस वीडियो के माध्यम से बताए वो आपकी तैयारी को बहुत ज़्यादा इम्प्रूव करेंगे। यह बात आप भी अपनी तैयारी में बिल्कुल देखोगे। यदि इससे संबंधित और कोई आपकी क्वेरी हो या आप इस टॉपिक पर और वीडियो में चाहते हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हो। इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी बात को विराम देता हूँ। नमस्कार, धन्यवाद।